हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और पूरा प्रयास है कि जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को उपलब्ध कराएं। इसीलिए टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि आपका एक एक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाए और आपको उस पर कमांड भी हो जाए। हमारा पूरा प्रयास है और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ढेर सारे सपोर्ट के लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित थे। इनमें से कौन कौन से वो भूमि सुधार से संबंधित कदम उठाए गए थे हमारी सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि इससे संबंधित हमने और भी क्वेश्चन पहले के क्लास में सॉल्व किया है। तो इसमें आप देखेंगे, पहला है आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, दूसरा है ग्रामीण गरीबी को दूर करना, तीसरा है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और चौथा है पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा आपका सही है। क्या पहला दूसरा सही है या केवल दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है या कि सभी सही है। आपको बताना है बच्चों कि जो भूमि संबंधी सुधार किए गए थे उनमें से कौन कौन से जो सुधार हैं वो अपनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं एक एक करके बहुत आसानी से। आई थिंक आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा। चलिए देखते हैं। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल भूमि सुधार का एक मेन मोटिव ये भी था कि आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यानी कि सभी के पास लैंड हो, सभी लोग उत्पादन करें और सभी के पास इनकम हो, आर्थिक न्याय हो। दूसरा, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, बिल्कुल ये भी एक उद्देश्य था कि जो ग्रामीण गरीबी है वो दूर हो क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कृषि नहीं था। ग्रामीण गरीबी दूर करना ये भी एक मेन उद्देश्य था। साथ ही कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बिल्कुल जब एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा लैंड रहेगा तो पूरे लैंड को सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा, उत्पादन नहीं होगा। और जब ये लैंड छोटे छोटे भागों में सभी के पास होंगे या सभी के पास भूमि होगा तो सभी लोग उस पर बेहतर उत्पादन करेंगे और उत्पादकता ज़्यादा होगा, ये भी होगा। चौथा क्या कह रहा है, पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना, नहीं जितने पुराने भूमि संबंध थे उन सबको समाप्त करना था और जो नई नई बेहतर चीज़ें थी उसको लागू करना था ताकि अधिकतम उन भूमियों का उपयोग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भूमि सुधार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूमि संबंधी कौन कौन से सुधार हैं जो कि किए गए हैं। पहला है चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़े को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की सीमा को निर्धारित कर दिया गया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमने हदबंदी और चकबंदी, उप विभाजन, उपखंडन हर एक शब्द को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। आई थिंक आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा और आपको पता है कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आपका चकबंदी की सही व्याख्या कर रहा है कि जो छोटे छोटे भूमि हमारे जगह जगह बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा कर दे, एक चक में तब्दील कर दे, इसी को चकबंदी कहते हैं। और हदबंदी का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के पास अगर बहुत ज़्यादा लैंड है तो उसको कम कर दिया जाए और जिसके पास लैंड नहीं है उसको उपलब्ध करा दिया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मैंने आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, इन तीनों के संस्थापक कौन है, इन तीनों में लैंड जो है या कहिए कि कितने % यूज़ होते थे, ये तीनों किन क्षेत्रों में लागू थे, इन तीनों में कितना % लगान निर्धारित था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। क्या महालवाड़ी बंदोबस्त में कॉन्ट्रैक्ट एक गांव से किया जाता था। दूसरा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित माल गुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। क्या महालवाड़ी में जो राजस्व होता था पूरे गांव का उसको इकट्ठा करके जो मुखिया है वो अंग्रेजों के पास जमा करता था। और तीसरा है बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था कुल कृषि योग्य भूमि के 51% भाग पर लागू था। क्या ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है या केवल पहला दूसरा सही है या केवल पहला तीसरा सही है
या आपका सभी सही है। तो आपको पता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, और क्यों सही है और क्यों सही नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो आपको पता है कि महालवाड़ी व्यवस्था के जो भू राजस्व है, ये इसमें गाँव को एक इकाई माना जाता था और गाँव का मुखिया ही उसको अंग्रेजों के पास सारे टैक्स को इकट्ठा करके जमा करता था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका सही नहीं है। तो क्या महालवाड़ी व्यवस्था में कुल भूमि का 51% लैंड नहीं था। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो आपका अस्थाई बंदोबस्त था इसमें 19% लैंड कवर करता था। आपका रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था ये 51% लैंड को कवर करता था, और जो आपका महालवाड़ी बंदोबस्त था जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर यानी कि संयुक्त प्रांत और आपका पंजाब वगैरह का इलाका आता था, इसमें 30% लैंड कवर करता था। इस तरह से 100% जो लैंड है इस 3 भागों में बटा हुआ था। तो आप देख रहे हैं इसमें आपका तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कृषि को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारण, आपको बताना इनमें से कौन कौन से कारक या कारण हैं जो संस्थागत सुधार से संबंधित हैं। और संस्थागत सुधार, इसके अलावा जो आपका टेक्निकल सुधार होता है, इसके अलावा सामान्य सुधार, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप देखेंगे क्या भूधारण प्रणाली संस्थागत सुधार है, क्या जलवायु संस्थागत सुधार है, क्या जोतों का आकार संस्थागत सुधार में शामिल होता है, क्या भूमि आपकी संस्थागत सुधार में शामिल की जाती है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो संस्थागत सुधार में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बातें की हैं। क्या आपका केवल पहला सही है, या दूसरा और चौथा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या सभी सही हैं। तो आपको पता है सभी तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि संस्थागत सुधार में आपका जलवायु नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। और आपका जो भूमि है ये भी नहीं आता है। क्या आता है, भूधारण प्रणाली कैसी होगी और जोतों का आकार कैसा होगा। ये 2 चीज़ें आपके संस्थागत सुधार में आते हैं, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कथन और कारण। कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, और कथन और कारण के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में जानकारी है, तो आप कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, यानी कि आपने सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं किया है, आपको अच्छी जानकारी नहीं है सब्जेक्ट का, तब आपके लिए कथन और कारण दोनों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे सही हैं दोनों कथन, ये चीज़ पता लगा लेते हैं, लेकिन वो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज़ उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये भी बहुत आसान है। आसान कैसे बच्चों, कैसे होता है, देखिए जैसे ये कथन है, तो ये कथन जो बात कर रहा है, अगर उसी कथन को और ब्रॉड स्तर पे कारण जो है वो बता दे, तो इसका मतलब ये कथन और कारण दोनों सही हैं और वो व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उसने इस छोटी सी बात को और बड़ा कर दिया है और इस छोटी सी बात को पूरा कर दिया है, यानी कि कंप्लीट कर दिया है, ब्रॉड स्तर पे कंप्लीट कर दिया है। तो इसका मतलब कथन कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। लेकिन अगर कथन अलग बात कर रहा है, कारण अलग बात कर रहा है, तो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन कारण जो व्याख्या है वो नहीं हो सकता सही। और कभी कभी कथन सही होता है, कारण गलत होता है, और कभी कभी कारण सही होता है और कथन गलत होते हैं। तो ये आपके नॉलेज पे होता है। लेकिन दोनों में कोरिलेशन कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखिए जब कथन को कारण और ब्रॉड स्तर पे बता करके उसको पूरा कर दे, उसकी व्याख्या कर दे, तब कथन की व्याख्या कारण कर रहा होता है और दोनों बातें सही होती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बात है, क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन सी बातें सही हैं। कथन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक भूमि की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है कम हो रही है। क्या स्वतंत्रता के मतलब बाद जो भूमि की उपलब्धता है वो दिनों दिन घटती जा रही है, क्या अभी तक ये सिलसिला जारी है। दूसरा कह रहा है, इसका मुख्य कारण भूमि सुधारों की असफलता एवं बढ़ती जनसंख्या है। क्या इसका कारण यानी कि जो भूमि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और अभी तक ये सिलसिला जारी है, क्या उसके लिए मुख्य जो कारण है वो जनसंख्या और सही तरीके से भूमि का वितरण ना होना है। तो अब आप बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, या दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या केवल कथन सही है कारण नहीं सही है, या केवल कारण सही है और कथन नहीं सही है।
तो ये भी आपको आई हो समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि दिन प्रतिदिन जो लैंड है वो घटते जा रहा है, और इसी को और ब्रॉड स्तर पे आपका नीचे का जो है ये बता रहा है कि आखिर क्यों दिन प्रतिदिन घट रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और हमने सही तरीके से भूमि का बंटवारा नहीं किया है, उसका सही तरीके से वितरण नहीं किया है, इसलिए भूमि दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। जब मानव पूंजी बढ़ेगा तो कौन सी चीज़ है जो बढ़ेगी, वो कौन सी चीज़ है जो अग्र होगी, आगे रहेगी। तो आप देखेंगे कुशलता में विकास, दूसरा है संसाधनों का समुचित प्रयोग, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है मानव पूंजी बढ़ता है या जब वो आगे आगे बढ़ता है तो कौन सी चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कि अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आप कौन कौन सी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। बात यह है, बहुत आसान है। आपको पता है कुशलता में विकास होगा, जब पैसे होते हैं तो हर तरह का प्रशिक्षण, हर तरह की सुविधाएं हम ले सकते हैं। और संसाधनों का समुचित प्रयोग, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम कृषि में बेहतर से बेहतर संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। हम अपने पैसे का उपयोग करके अच्छे से अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और उनसे और भी बेहतर कुछ नया आउटपुट निकाल सकते हैं, ये भी सही है। और उत्पादकता में वृद्धि, जाहिर सी बात है कि जब पैसे होंगे, टेक्नोलॉजी होगा, उन्नत के बीज होंगे तो कृषि से उत्पादकता अच्छा मिलेगा और हम कहीं और भी निवेश करेंगे तो वहाँ से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। मानव के पास पूंजी हो तो ये सारी चीज़ें संभव है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आगे है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है, सबसे पहले तो समावेशी समझ लें। समावेशी मतलब होता है समान, बेसी मतलब होता है सबका विकास, यानी कि जहाँ पे समान विकास की बात हो, जहाँ पे सबके विकास की बात हो, यानी कि सबका विकास, समान रूप से विकास। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है कौन सी चीज़, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। क्या ये ज़रूरी है समावेशी विकास के लिए? और अधोसंरचनात्मक का मतलब होता है, अधो मीन्स होता है नीचे की, ऊर्ध्व मीन्स होता ऊपर की। नीचे का मतलब बेसिक चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, ये सारी चीज़ें। तो क्या अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास समावेशी विकास के लिए जो है सही है, आवश्यक है? क्या कृषि का पुनरुद्धार समावेशी विकास का अंग है? क्या कृषि एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता समावेशी विकास का हिस्सा है? या ये तीनों कथन सही हैं, उपरोक्त सभी जो है समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो आपको पता ही चल रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते पता चल रहा होगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको पता है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बिल्कुल जब इन सारी चीज़ों का विकास होगा तो सबका समान रूप से विकास होगा। अच्छी स्वास्थ्य होंगी, अच्छी शिक्षा होगा, सफाई होगा, सब कुछ होगा, तो ये सबको उपलब्ध होगा और सभी का विकास होगा। साथ ही कृषि का पुनरुद्धार, अगर कृषि का पुनरुद्धार किया जाए तो उससे भी सबका विकास होगा। इसके अलावा कृषि एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अगर अधिक से अधिक उपलब्धता हो तो उससे भी सबका विकास होगा, यानी कि सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, बताइएगा कौन सा आपका इसमें सही है। कथन और कारण फिर से आ गया है और मेरी बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको बताया है उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। कथन है ए, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति था। क्या जो अंग्रेज थे उनका जो उद्देश्य था वो ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व प्राप्त करना चाहते थे कृषि से। कारण आर है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो ब्रिटिश शासन ने भू सुधार एवं कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया था। क्या इस प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने कृषि, हमारे यहाँ भारत में जो कृषि है उसका आधुनिकीकरण किया था? क्या उन्होंने कृषि में बेहतर काम किया था जिससे उत्पादन ज़्यादा हो और उन्हें ज़्यादा राजस्व मिले? तो आपको बताना बच्चों कि दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। और आपको कभी कभी ऐसे भी होता है क्योंकि और इसलिए वर्ड भी लगाया जाता है, यानी कि कथन पढ़ने के बाद क्योंकि लगाएं, फिर कारण पढ़ें और कारण पढ़ने के बाद फिर इसलिए वर्ड लगाएं और फिर कथन पढ़ें। एक बार मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। कथन, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति था, क्योंकि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो ब्रिटिश शासन ने भू सुधार एवं कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया था। इसलिए ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति थी। क्या ये
सही बातें हैं, क्या ये चीज़ें सही रूप से सटीक बैठ रही हैं? तो आपको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है कि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्ति था, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन ये जो कारण है कि इस उद्देश्य की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने भूमि में बेहतर काम किए हैं, सुधार किए हैं, किसी का आधुनिकीकरण किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया अंग्रेजों ने। वो सिर्फ तरह तरह के भू राजस्व प्रणाली लगा करके हर जगह से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के फिराक में रहे। इसी वजह से तो हमारे यहाँ देश में जो काश्तकार हैं, जो कृषक हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हुई कि लास्ट में उनके पास खाने पीने के लिए ना भोजन रहा, ना भूमि रहा, ना घर रहा, ना उनके पशु रहे, सब कुछ नीलाम हो गया। और जब भी अकाल पड़ा लाखों की संख्या में लोग भूखे मारे गए और उसके लिए भी सरकार ने कोई काम नहीं किया था। अगर सरकार ने कृषि में आधुनिकीकरण किया होता, कृषि में सुधार किया होता तो भारत जैसे इतने बढ़िया लैंड वाले देश में कभी भुखमरी, कभी अकाल और कभी इस तरह से लोग भूखे लाखों की संख्या में नहीं मरते। और आपको पता है अंग्रेज कितने स्वार्थी थे, वो कभी भी भारतीयों के विकास के लिए उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, यानी कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ये आपका स्टेटमेंट ए मतलब जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं, यानी कि भूमि सुधार में संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार, सामान्य सुधार, इन सारे सुधारों में इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है? पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, और सी है काश्तकारी सुधार, और डी है बहुफसली योजना। आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा है जो भारत में भूमि सुधार में शामिल नहीं है या उसका हिस्सा नहीं है। बहुत आसान है बच्चों, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। आपको पता है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल है, अंग्रेजों ने इसको लागू किया था, आज़ादी के बाद समाप्त हुआ। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण यानी कि हदबंदी, ये भी सही है, ये भी किया गया है। और काश्तकारी सुधार यानी कि काश्तकारों को ज़्यादा अधिकार देना, उनको कानूनी रूप से उनके ज़मीन का मालिक बनाना और उनका शोषण ना हो इसके लिए नियम कानून बनाना, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन बहुफसली योजना जैसी कोई जो है योजना नहीं किया गया है इस तरह के सुधार में, ये बाद में लाया गया उत्पादन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, उसके पहले सुधार में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ है जो कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि की स्थिति को बेहतर करने के लिए अपनाए गए थे। पहला है मध्यस्थतों की समाप्ति, यानी कि जो बीच में होते हैं, जमींदार और किसान के बीच में जो लोग होते हैं, क्या उनकी समाप्ति की गई थी? क्या जो भूधृत सुधार यानी कि भूमि को धारण करने वाला जो नियम कानून होता है, क्या उसमें सुधार किया गया था? क्या जोतों की हदबंदी की गई थी? या ये सभी सही हैं? तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन सब बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ शब्दावलियाँ बदल दी गई हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी शब्द बदल दिया जाए गलती नहीं करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें की गई हैं, हदबंदी भी किया गया, भूमि धारण करने यानी कि काश्तकारी सुधार भी किया गया है, और मध्यस्थतों की समाप्ति भी की गई है, यानी कि आपका डी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो पट्टेदारी के सुधार के बारे में सही नहीं है? पहला है लगान का विनियमन, दूसरा है अवधि की सुरक्षा, तीसरा है हरित क्रांति, चौथा है पट्टेदारी स्वामित्व की घोषणा। आपको बताना है बच्चों भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आई होप आपने इसको भी ढूंढ लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। पहला है लगान का सॉरी बच्चों मध्यस्थ, हाँ यही है, लगान का विनियमन, यानी कि जो लगान है उसको निर्धारित कर देना, उसका जो हमेशा घटता बढ़ता रहता है रेशियो घटना बढ़ना नहीं चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए। बच्चों अवधि की सुरक्षा बिल्कुल सही है, अवधि की सुरक्षा की बात भी कही गई थी कि जितने समय के लिए किसी को पट्टा दिया जाएगा उतने समय तक कोई उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उससे उसकी ज़मीन छीन नहीं सकता, तो ये अवधि की सुरक्षा की बात भी की गई थी। और पट्टेदारी स्वामित्व की घोषणा भी की गई थी कि जो पट्टा जिसके नाम किया जाएगा उस पर उसका अधिकार होगा, और ये जो घोषणा है ये भी इससे संबंधित है। लेकिन हरित क्रांति ये आप जानते हैं उत्पादन में सुधार के लिए किया गया था, आत्मनिर्भर होने के लिए किया गया था उत्पादन के क्षेत्र में, तो आपका ये सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में सीमांत कृषि भूमि का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि का आकार कितना है बच्चों? ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, या ये भी पूछता है कि भारत में सीमांत कृषक किसे कहते हैं।
ऑप्शन में है 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाला जो भूमि है उसे सीमांत कृषि कहेंगे, या 2 हेक्टेयर से कम भूमि को कहेंगे सीमांत कृषि, या 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक के भूमि को कहेंगे सीमांत कृषि, या 1 हेक्टेयर से कम भूमि को कहेंगे सीमांत कृषि। बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपसे अगर नहीं डिस्कस किया है तो इसको जान लीजिए। मैंने कहा था भारत में 80% लैंड 20% लोगों के पास है और 20% लैंड 80% लोगों के बीच में है, यानी कि बहुत छोटा छोटा हिस्सा लोगों को मिला है भूमि का। यानी कि अधिकतर जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम है लोगों के पास, यानी कि जो भारत में सीमांत कृषि है 1 हेक्टेयर से कम है, या भारत में जो सीमांत कृषक हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसका अंश कितना है। कह रहा है जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है 2021-22 में। और आपको पता है आज़ादी के समय भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 51% था, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है। और आप देखेंगे इस समय कितना है, क्या ये 22% है, या 17.8% है, या 18.8% है, या 15% है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। 2020-21 में 17.8% था और 2021-22 में 18.8% हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का कितना प्रतिशत अंग्रेजों ने अपने लिए निर्धारित किया था। ये रेशियो बताना है बच्चों, अंग्रेजों ने कितना परसेंट अपने लिए निर्धारित किया था। क्या 10/11 था, या 1/11 था, या 11/10 था, या इनमें से कोई नहीं था। आपको ये अमाउंट पता होना चाहिए बच्चों, एग्जाम में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर याद हो तो पहले के क्लास में भी मैंने ये चीज़ बताया था समझाते हुए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 10/11 जो है ये अंग्रेजों ने अपने लिए निर्धारित किया था, और जो जमींदार होते थे उनको 1/11 दिया जाता था, यानी कि 11 में से एक हिस्सा उन्हें दिया जाता था। नेक्स्ट है टॉमस मुनरो ने किस वर्ष मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। यही जो मुनरो है रैयतवाड़ी के जनक भी हैं। क्या ये 1820 ईस्वी की घटना है, या ये 1921 ईस्वी की घटना है, या ये 1922 ईस्वी की घटना है, या ये 1822 ईस्वी की घटना है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये घटना 1820 की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे भी आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।